हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? टेम्परेचर, नंबर 2 वाटर, लाइट एंड फोर्थ वन इज द सॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट फैक्टर, मतलब इट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है ना। तो जैसे एवरेज टेम्परेचर जो होता है पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स, पोलर एरियाज और हाई एल्टीट्यूड से टेम्परेचर जो वैरी करता है वो सब ज़ीरो लेवल से वैरी करता है। ठीक है ना। टेम्परेचर वैरीज फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल, सब ज़ीरो मतलब ज़ीरो से भी कम, है ना, माइनस में जाता है, एंड इट गोज़ अपवर्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उष्ण कटिबंधीय जिसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज लाइक डेजर्ट इन समर। मतलब जो सब ज़ीरो लेवल से पोलर एरियाज, हाई एल्टीट्यूड्स, ये सब ज़ीरो मतलब एरिया से जहाँ पे टेम्परेचर माइनस से भी कम होता है, वहाँ से बढ़ते हुए ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ, मतलब ये वेरिएशन दिखा रहा है कि इस एरिया में ज़ीरो माइनस ज़ीरो पे टेम्परेचर होता है, तो इन एरियाज़ में बढ़ते जाता है अप टू, हम बोल सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो मतलब टेम्परेचर जो होता है ना, इट वैरी सीजनली। ठीक है, टेम्परेचर सीजनली वैरी करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि ये अर्थ है, ठीक है, ये बीच वाला जो यहाँ पे मैंने एक लाइन दिखाई, इट इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होता है, और जैसे ही इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस तरफ ये पोल है एंड इस तरफ ये भी पोल है। तो इक्वेटर से अगर हम देखें तो टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है, पोल्स की तरफ कम होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा ये पोलर एरियाज की तरफ, तो इधर टेम्परेचर कम होते जाता है, और मतलब यहाँ से हाई टेम्परेचर से तो पोल तक टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, मतलब फ्रॉम प्लेन्स, इक्वेटर पे प्लेन्स होते हैं, फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। समझ में आ गया? ठीक है ना, मतलब प्लेन्स की तरफ से माउंटेन टॉप्स की तरफ अगर हम बढ़ते हुए जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, माउंटेन टॉप से प्लेन्स की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अर्थ पे ना कुछ यूनिक एरियाज है, या यूनिक हैबिटेट बोल सकते हैं हम। तो इन यूनिक हैबिटेट में टेम्परेचर कैसा होता है वो हमें देखना है।
फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग्स है, यहाँ पे टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, मतलब कैसे कि हैबिटेट के अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर वैरी करता है, जगह के अनुसार टेम्परेचर वैरी करता है। ठीक है ना, ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स है ये क्या है, इट इज़ अ फीचर ऑन द सी फ्लोर, मतलब जो समुंदर की जो नीचे की बेस है वहाँ पे कुछ फीचर्स, मतलब कुछ ऐसे लंबे लंबे छेद होते हैं जिसमें से वाटर जियोथर्मल हीटेड वाटर डिस्चार्ज होता रहता है। तो उस वाटर का जो टेम्परेचर है यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है जिसे एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ये सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो भी हो, जैसे पोल पे -0 के नीचे चला जाता है, ठीक है ना, 0 से कम हो जाता है, प्लेन्स पे 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, हॉट स्प्रिंग्स में 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जो वैरी हो रहा है, मतलब हैबिटेट के अनुसार जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये क्या करता है, तो ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर इट अफेक्ट्स एंजाइम काइनेटिक्स। ये सेल का जो एंजाइम काइनेटिक्स होता है, मतलब एंजाइम काइनेटिक्स ऑफ सेल। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स मतलब क्या, केमिकल रिएक्शंस कैटेलाइज बाय एंजाइम्स। तो ये शुरुआत सबसे पहले तो एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद में जो सेल में एंजाइम के द्वारा जो मेटाबॉलिज्म किया जाता है उसको अफेक्ट करता है। सो इट अफेक्ट्स एंटायर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देन इट्स अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, देन इट अफेक्ट्स फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सराउंडिंग टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो एंजाइम काइनेटिक्स, एंटायर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से वो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। तो कुछ एनिमल्स यूरीथर्मल होते हैं, कुछ स्टेनोथर्मल होते हैं। यूरीथर्मल एनिमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो दे आर वेरी फ्यू, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, दे टॉलरेट मतलब सहन करते हैं, एंड थ्राइव मतलब विकसित होते इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये टॉलरेट और थ्राइव कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को यूरीथर्मल एनिमल्स कहते हैं, एंड एग्जाम्पल इज बर्ड एंड मैमल्स। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कुछ जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसे टेम्परेचर में जो एनिमल्स इसे टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल्स। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में
यूरीथर्मल, एंड नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में स्टेनोथर्मल एनिमल्स। तो स्टेनोथर्मल एनिमल्स का एग्जांपल है फिशेस, एम्फीबिया एंड सम रेप्टाइल्स। ठीक है। सो अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वाटर। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, हमें सबको पता है कि लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड इन वाटर, लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई है। सो अगर हम देखेंगे कि डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए लिमिटेड वाटर अवेलेबल होता है डेजर्ट एनिमल्स में, है ना। डेजर्ट एनिमल्स में के लिए डेजर्ट में जो वाटर होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड होता है। सो डेजर्ट एनिमल्स में स्पेशल अडाप्टेशंस ज़रूरी होते हैं टू सर्वाइव देयर, है ना। तो उनमें कुछ स्पेशल अडाप्टेशंस बन जाते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमने देखा कि जो वाटर के इम्पोर्टेंट मेन जो पॉइंट्स है कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंजाइम रिएक्शंस वाटर की वजह से बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। एंड इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ये अच्छा एक सॉल्वेंट भी है। ठीक है ना। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब प्लांट्स से जो हमें उत्पादन मिलता है वो किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। ठीक है, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे किस तरह के प्लांट्स होने चाहिए ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। some living organisms are present in some water bodies like oceans, lakes, rivers. तो organisms living in water bodies, बहुत सारे organisms water bodies में रहते हैं, जैसे कि ओशन है, लेक्स है, रिवर्स है। ठीक है, एक तो हमें पता है कि फिशेस वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। तो ऐसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जिन वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, ओशन हो, लेक हो या रिवर हो, जहाँ पे भी वो रहते हैं, उस वाटर बॉडी का जो वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, देन पीएच, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब उस वाटर का केमिकल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए और पीएच कैसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स इजीली रह सकते हैं। तो जो ये डिसॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज़ मेजर इन पीपीटी। ठीक है ना, मतलब पार्ट्स पर 1000, इसे बोलेंगे हम पार्ट्स पर 1000। तो ये अलग अलग वाटर बॉडीज़ में अलग अलग होती है। जैसे फ्रेश वाटर ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, यहाँ पे होती है 30 to 35 ppt। ठीक है, सीज और ओशंस में ये होती है
फ्रेश वाटर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स और रिवर्स में ये होती है 5 ppt, ठीक है, ओनली 5 ppt। देन सीज और ओशंस में होती है 30 to 35 ppt। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हम देख रहे हैं। और हाइपर सलाइन लगून्स, लगून्स माने लेक ऑफ सॉल्ट वाटर, तो यहाँ पे होती है 100 ppt। तो इस तरह से डिसॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग वाटर बॉडीज़ में अलग अलग दिखाई देता है। You know that some different animals live in different water bodies, different habitat, because the habitat having different salinities, है ना। मतलब अलग अलग हैबिट वाटर बॉडीज़ में सैलिनिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ एनिमल्स ज़्यादा सलाइन वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स यूरी हेलाइंस होते हैं विच टॉलरेट फॉर वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है वहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं। उस जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी है उसे टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूरी हेलाइन। तो एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं मराइन एनिमल्स, मतलब समुंदर में रहने वाले एनिमल्स में एनिमल्स जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। तो इसका उल्टा कि ऑर्गेनिजम्स विच टॉलरेट टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, जो कम नमक वाले, कम सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते, उन्हें बोलेंगे हम स्टेनोहेलाइन। तो इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या कि मीठा पानी, इनलैंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर, ठीक है। तो ऐसे वाटर बॉडीज़ में जो भी ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रहते हैं दे टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ विच इज़ कॉल्ड एज स्टेनोहेलाइन। एंड मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन सी वाटर। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं कि वो सी वाटर में नहीं रह सकते, और इसके उल्टा सी वाटर के एनिमल्स फ्रेश वाटर बॉडीज़ में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स। मतलब उनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। तो ये सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रेश वाटर बॉडी के एनिमल्स सी वाटर में और इसके उल्टा सी वाटर बॉडी के एनिमल्स फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज लाइट। तो प्लांट्स यूज लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें पता ही है। और लाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। ये एक ही ऐसा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। और ये जो लाइट एनर्जी है ये हमें मिलती है सन से, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हमने फॉरेस्ट में देखा कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में, सॉरी प्लांट्स नहीं, ट्रीज़ होते हैं, और यहाँ पे ज़मीन पे छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो सन की जो लाइट एनर्जी है डायरेक्टली किन पे पड़ेगी, बड़े बड़े प्लांट्स पे पड़ेंगी। लेकिन और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स, these are constantly overshadowed by the tall trees। मतलब टॉल ट्रीज के नीचे शैडो में वो रहते हैं, फिर भी वे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ट वे से। मतलब ऑप्टिमली दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस। कम लाइट में भी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो समझ में आ गया।
तो ये तो बात हो गई प्लांट्स के बारे में, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, कि वो कैसे लाइट का यूज़ करते हैं। देन एनिमल्स में भी फॉर एनिमल्स के लिए भी कुछ डायूर्नल मतलब दिन के समय, क्योंकि लाइट दिन के समय ही होती है, एंड सीजनल वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ये जो वेरिएशंस है किस में दिखाई देंगे? लाइट के इंटेंसिटी में। मतलब लाइट सुबह के समय कितनी ज़्यादा होती है, दोपहर में कितनी होती है, और शाम को कितनी होती है। लाइट इंटेंसिटी, और दूसरा हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब फोटो पीरियड, ठीक है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट मतलब फोटो पीरियड एंड लाइट इंटेंसिटी, इनमें दिन में और सीजनली वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समर में लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। मतलब विंटर में दिन कम, समर में दिन ज़्यादा, ऐसे हम बोलते हैं। लाइट की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, जिसे बोलेंगे कि समर में बहुत ज़्यादा होती है, विंटर में कम होती है। तो ये जो वेरिएशंस है, ये एनिमल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन वेरिएशंस की वजह से एनिमल्स में जो टाइमिंग्स होते हैं, दीज आर द क्लूज, ये हम इन्हें क्लूज बोलेंगे। दीज आर द क्लूज फॉर एनिमल्स, फॉर क्लूज ऑफ टाइमिंग्स बोल सकते हैं हम। टाइमिंग कि एनिमल्स में इनकी वजह से फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है ना। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो दिन के समय अपना फूड ढूंढते हैं, ठीक है ना, फॉरेजिंग करना, टू सर्च फॉर द फूड। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात के समय फॉरेजिंग करते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में सीजनली ब्रीडिंग पीरियड आता है। माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ भी इन वेरिएशंस पे डिपेंड करती है। कुछ एनिमल्स रात में माइग्रेट करते हैं, कुछ एनिमल्स दिन में माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एनिमल्स को अफेक्ट करती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइट की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर दोनों क्लोजली रिलेटेड है। दीज आर, लाइट और टेम्परेचर क्लोजली रिलेटेड है ना। क्योंकि इन दोनों का सोर्स कौन है? सन। तो ये दोनों भी सन से मिलते हैं। सो दीज आर द क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका लास्ट फैक्टर, सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। तो सॉइल का जो नेचर और प्रॉपर्टीज है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही विदरिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। विदरिंग प्रोसेस मतलब क्या? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स की ब्रेक डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स। म्हणजेच मराठीत आपण म्हणू शकतो की झीज होऊन माती तैयार होने, ठीक है ना। तो इस तरह से रॉक्स ब्रेक डाउन होके सॉइल बनती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल।
सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुणधर्म जिसे बोलते हैं, दैट इज़ सॉइल कंपोजिशन, सॉइल का साइज़ क्या है, मतलब मिट्टी का जो ग्रेन्स होते हैं उसके साइज़ क्या है। तो सॉइल का कंपोजिशन और ग्रेन साइज़ जो है ये डिटरमाइन करते हैं परकोलेशन। परकोलेशन मतलब पाझर जिसे बोलेंगे, हम मराठी में हम बोलेंगे पाझर, ठीक है। और हिंदी में हम बोल सकते कि धीरे धीरे सिपिंग होना, धीरे धीरे पाणी अंदर की तरफ जाना, म्हणजे मराठी त्याला आणखी म्हणू शकतो आपण झिरपणे, ठीक आहे ना. तर सॉईलचं कंपोजिशन आणि त्या सॉईलचे जे ग्रेन साईज आहेत त्यावरती डिपेंड करते, ते निर्धारित करते की पर्कोलेशन कसं होणार, है ना. अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सॉईल, म्हणजेच ती जी सॉईल आहे ती किती प्रमाणात पाणी धरून ठेवू शकते, कितने प्रमाण में वो पानी को पकड़ के रख सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है. तो ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, दैट इज सॉइल कंपोजिशन एंड ग्रेन साइज. along with the characteristic sorry characteristics of soil along with pH. pH ये नेक्स्ट दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी. मतलब सॉइल का पीएच कैसे होगा, उसमें मिनरल्स का कंपोजिशन क्या होगा, क्षार कितने होंगे, और उसकी टोपोग्राफी क्या होगी. टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति उसे बोलेंगे हम. मतलब टोपोग्राफी का मतलब ये भी बोल सकते कि इट इज़ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, स्पेशली पोजीशन ऑफ रिवर, माउंटेन्स, ये सब जो दिखाता है इसे टोपोग्राफी बोलते हैं. तो टोपोग्राफी, मिनरल कंपोजिशन ऑफ पीएच, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, वेजिटेशन ऑफ एरिया, मतलब उस एरिया में कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, ये वेजिटेशन जो है ये डिटरमाइन करता है. और इन टर्न हम ये बोल सकते हैं कि वेजिटेशन जैसा वेजिटेशन होगा वहाँ के एनिमल्स उस टाइप के होंगे. मीन्स दिस वेजिटेशन ऑफ एरिया डिटेक्ट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स. तो ये हो गया हमारा अबायोटिक फैक्टर्स.